कंट्रोल सिस्टम में अगर आप फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो सिग्नल फ्लो ग्राफ हो या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड हो या मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, जितने भी वहाँ पर टॉपिक्स हैं ये सब यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल सिस्टम की मॉडलिंग के लिए, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कि कैसे उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। हम ट्रांसफर फंक्शन को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं, क्यों हमको निकालना ट्रांसफर फंक्शन। एक्चुअली में बात ये है कि आप किसी भी सिस्टम को जब आप वहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, एनालाइज करने का मतलब उसका बिहेवियर चेक करना। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को अगर आप वहाँ पर एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से होता है, हाइड्रोलिक रिप्रेजेंटेशन, मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपको अगर ट्रांसफॉर्मर की अगर एनालिसिस करनी है तो ट्रांसफॉर्मर का सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के बाद ही आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं आप उसको टेस्ट करने के बाद बता सकते हैं कि कौन से लॉसेस हो रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। आपके पास फिजिकली ऐसे सामने ट्रांसफार्मर दिख रहा है तो बता नहीं सकते ना कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी बाय डूइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आपको किसी न किसी तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं सर्किट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, ये बात। अब यहां पर अगर आप इससे अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे कि कुछ सीरियल्स आते हैं जैसे कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये अगर आप देखते होंगे तो यहाँ पर कुछ मूवीज में भी अगर आपने देखा होगा कि होता क्या है कि कभी कभी घरों में नौकर जो रहते हैं वहां पर उनको टेस्ट करने के लिए, जो काम करने के लिए जो मेड रहते हैं, उनकी लॉयलिटी टेस्ट करने के लिए कुछ वहाँ पर जो रहने वाले लोग रहते हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि पैसे छोड़ के जाते हैं घर में, पैसे छोड़ के चले जाएंगे घर से बाहर और फिर वापस आकर चेक करेंगे कि पैसा मेरा कहीं गायब तो नहीं कर दिया। जानबूझ के छोड़ते हैं, पर्पजली वो करते हैं। तो वहाँ पर उसमें ये देखते हैं कि अगर वापस आते हैं, पैसा अगर मिलता है तो उनको समझ में आता है कि नहीं यार ये बड़ा ही लॉयल आदमी है, ठीक है। और अगर पैसा चुरा लिया तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि चोर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें जो सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर मेड के ऊपर एक सिचुएशन दी जा रही है, एक सिचुएशन, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर बंदे का या बंदी का क्या बिहेवियर होगा वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है, लेकिन उसको एक सिचुएशन में डाला जा रहा है, ठीक है, पहली चीज। तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम सिचुएशन उसको दे रहे हैं दैट इज इनपुट, और जिस सिचुएशन में आके जैसा बिहेव कर रहा है दैट इज द आउटपुट, आउटकम, ठीक है। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम उसको अलग अलग सिचुएशंस में नहीं रखेंगे। अब इसके अलावा मैं एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेता हूं, दूसरी इंजीनियरिंग का, जो कि इलेक्ट्रिकल को छोड़ के है। जैसे अगर आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स, ईट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक्स का टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी टेस्टिंग होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद हार्डनेस टेस्टिंग होती है, ठीक है। दुनिया भर वहां पर टेस्ट होते हैं, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग टेंसाइल कंप्रेशन फोर्स लगा के उसकी टेस्टिंग करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको पता चल सके कि उसका अलग अलग फोर्सेस पर, अलग अलग स्ट्रेस पर उसका क्या वहां पर बिहेवियर हो रहा है, कैसे ये उसका आउटपुट आ रहा है, कितने फोर्स तक ये सस्टेन कर सकता है अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लगाएंगे तो ये सब तभी पॉसिबल है जब तक आप उसको अलग अलग इनपुट पर, अलग अलग सिचुएशंस में उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग। ठीक उसी तरीके से वहां पर कंट्रोल सिस्टम में, यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है एक्चुअली में वो कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो यहाँ पर हमको समझने के लिए हमको कुछ मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ क्या, मैथमेटिक्स तो खैर सारे सब्जेक्ट्स में, सारे इंजीनियरिंग में कॉमन है। मैथमेटिक्स हो गया, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स की हमको हेल्प लेनी पड़ती है एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम था, कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमने यूनिट 1 में हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, स्पेशली लाप्लास, सिग्नल प्रोग्राम, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ये सब उसके मेथड्स हैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के। एक बार हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया तो अब हमें उसको टेस्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम का रिप्रेजेंटेड वैल्यू हमारे पास आ गई, ट्रांसफर फंक्शन। अब हम उसको अलग अलग वैल्यूज पर, अलग अलग इनपुट पर, क्योंकि यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर हमारा इनपुट फोर्स, कंप्रेशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब हमारा इनपुट नहीं है। यहां हमारे पास इनपुट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से अलग अलग सिग्नल्स पर कैसे हमारा कंट्रोल सिस्टम बिहेव करेगा, ये उस पर है। तो वो कंट्रोल सिस्टम, चाहे फर्स्ट ऑर्डर को, सेकंड ऑर्डर को, ऑर्डर एंड टाइप में बताऊंगा क्या, तो इसको अलग अलग इनपुट पर टेस्ट किया जाता है, कैसे ये बिहेव करेगा। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास 4 यहां पर हैं ऐसे इनपुट सिग्नल्स, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स, जिनका यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स, इसका नाम ही इसलिए रखा गया कि हम उस सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग इनपुट पर कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। एक और सिग्नल होता है वहां पर साइनोसॉइडल सिग्नल। ऊपर के जो 4 हैं, 4 सिग्नल्स एक्चुअली में उसका यूज किया जाता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए। और जो साइनोसॉइडल सिग्नल एनालिसिस होता है वो एक्चुअली में यूज किया जाता है एफआरए के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली आपके पास 5 है यहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स, जिसमें से 4 टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के और एक आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो सिग्नल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है, उसका नाम है इंपल्स सिग्नल।
इम्पल्स सिग्नल मैथमेटिकल इक्वेशन से देखो, पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको बुक में भी आपको मिल जाएंगी, नोट्स में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स है जहां पर आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ग्राफ भी मिल जाएगा कैसा ये दिखता है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इम्पल्स सिग्नल को हम समझ ही क्यों रहे, पढ़ ही क्यों रहे, इसका मतलब क्या है, राइट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमको पता होनी चाहिए कि इम्पल्स सिग्नल एक्चुअली में है क्या। इम्पल्स इंपल्स एक्चुअली में होता है कि इंपल्स का मतलब होता है शॉक। शॉक मतलब कि कम टाइम में एक लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल जहां पर होगा उस सारे सिग्नल्स को हम बोलेंगे इंपल्स सिग्नल्स। अब यहां पर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लिख देता हूं, एक्चुअली मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेल टी से, जिसमें t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी और 0 होती है t अदरवाइज, यानी कि t के अदर वैल्यूज पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से करते हैं। एक चीज मैं और यहां पर बता दूं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करते हैं, 0 डेल टी इंफिनिटी, राइट, इंफिनिटी। उसके बाद एक चीज मैं यहां पर और बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम टाइम डोमेन में करते हैं। जब इसी चीज को जब डिस्क्रीट में जब रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट एनालिसिस में, तो यहीं पर हम क्या करते हैं कि यहां पर जो आपका है सिग्नल, इसको हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं 1 0, मतलब दोनों सेम ही है। डिस्क्रीट पे हमको सिर्फ मतलब रहता है यस और नो, लो और हाई, 0 और 1। उसी तरीके से यहां पर 1 का मतलब एक्चुअली में हाई सिग्नल, इट इज रिप्रेजेंटिंग हाई सिग्नल। 1 का मतलब ये मत समझो कि 1 का मतलब एक नंबर है, दिस इज नॉट अ नंबर, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम टाइम डोमेन में क्या करते हैं, जो एक्चुअली में उसका प्रैक्टिकल मीनिंग है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। अब यहीं पर अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप देखोगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है डेल टी का वो होता है 1। इतना सब तो ठीक है, इतना सब तो ये सब आपको बुक पे भी मिल जाएगा। इंपल्स का मतलब मैंने बताया, इंपल्स सिग्नल जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं शॉक सिग्नल्स, और इसका मेन पर्पस होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। स्टेबिलिटी एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे, स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए इसको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक, इस सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक है कि कम टाइम में, यानी कि 0, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइक्रो सेकंड मिली सेकंड कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑकरेंस में टाइम लगता है वहां पर। तो यहां पर 0 पर एक लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल यहां पर हमको मिल रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप अपने आसपास भी अगर आप अपने गौर करोगे तो वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में एक लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल सर्किट में फ्लो करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। शॉर्ट सर्किट करंट इज एन एग्जांपल ऑफ डेल टी इंपल्स सिग्नल। इसके अलावा लाइटनिंग, कम टाइम में बिजली गिरेगी ट्रांसमिशन लाइन पे और सडनली वहां पर हाई वोल्टेज हाई करंट सर्ज वहां पर फ्लो करना स्टार्ट करेगा ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि अगर वहां पर सर्किट ब्रेकर्स और रिलेस अगर नहीं लगे रहेंगे और उनकी कैपेसिटी से अगर बाहर चला जाएगा तो डेफिनेटली उनका डैमेज होना तय है। तो लाइटनिंग सिग्नल हुआ, लाइटनिंग इंपल्स, कम टाइम में लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल। शॉर्ट सर्किट करंट, कम टाइम में लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करता है। तो वो सब किसके एग्जांपल्स हैं, इंपल्स सिग्नल के ही एग्जांपल्स हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि इंपल्स सिग्नल थियोरेटिकली हम यहां पर क्या करते हैं कि यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड वहां पर कैसा यूनिटी, और वहां पर क्योंकि हमारा यहां पर जो एनालिसिस रहता है कैसा रहता है लाप्लास का, तो लाप्लास यहां पर क्योंकि हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हो, लीनियर कंट्रोल सिस्टम में हम लाप्लास की हेल्प से ही यहां पर एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर हम इस सिग्नल की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं किसी भी सिस्टम की कि वो स्टेबल है या नहीं है। अब यहां पर कंसर्न हमारा ये है कि हमको ये समझना है कि स्टेबिलिटी क्या होती है। मैंने अभी ये बताया कि इसका नेचर कैसा होता है, दिस इज अ शॉक, यानी कि कम टाइम में अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल, ठीक, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी वो एग्जांपल हो सकता है। बम ब्लास्ट हो गया, ये भी एक इंपल्स सिग्नल है, राइट। बम ब्लास्ट भी इज आल्सो एन इंपल्स सिग्नल, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेबल था वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका लाइटनिंग सिग्नल हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट्स हो गया, स्विच ओवर वोल्टेज हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, इंपल्स सिग्नल्स में ही आ जाएंगे। कम टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल अगर वहां पर आ रहा है, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द इंपल्स सिग्नल, दैट्स इट, ठीक है। अब उसके बाद स्टेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं, स्टेबिलिटी मींस द कैपेबिलिटी टू अब्सॉर्ब द शॉक
और यू कैन से द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सडन शॉक। ठीक है, अगर सिस्टम में लार्ज मैग्नीट्यूड सिग्नल अगर आता भी है, लेकिन अगर सिस्टम में अगर किसी भी तरह का उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है, कोई भी ऑपरेशनल इंपैक्ट नहीं आता है, वो एज इट इज रहता है, एज इट इज, तो इसका मतलब सिस्टम बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल। जैसे मेरे ऊपर अगर कोई बहुत बड़ी आफत अगर आ जाए अचानक से, लेकिन मैं अपना आपा खो करके कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूंगा जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो, तब वहां पर मैं बोलूंगा कि मेरा जो माइंड है काफी अनस्टेबल था, मेरा जो डिसीजन था वो फेवरेबल नहीं था, अनस्टेबल। किसी भी सिचुएशन में अगर अचानक से कोई ऐसा मेरे ऊपर या अचानक से अगर सिस्टम पर अगर कुछ ऐसा अगर इंपैक्ट आता है, सडन सिग्नल, और जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही लार्ज हो, जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सर्वाइव कर जाता है, तो वो एक्चुअली में एक अच्छा स्टेबल सिस्टम माना जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। तो स्टेबिलिटी कंसर्न के हिसाब से मैं पर इंपल्स सिग्नल को मैं पर क्या करते हैं, इंपल्स सिग्नल को यूज करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल माना जाता है यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैंने बताया स्टेबिलिटी एनालिसिस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। अब उसके बाद सेकंड सिग्नल अगर आप देखेंगे आपका स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल सिंपल क्या है, ऑन ऑफ, यानी कि अगर सडन इनपुट अगर वहां पर आता है, अचानक से सिस्टम ऑफ है, फिर अचानक से अगर ऑन हो जाता है, तो वहां पर क्या चेंज आएगा सिस्टम में, वो सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है, स्मूथली वहां पर फंक्शन करता है कि नहीं करता है, अचानक से ऑफ ऑन ट्रांजिएंट स्टेट में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर चेक की जाती है यूजिंग द स्टेप सिग्नल, राइट। अगर आप इसका मैथमेटिकल फंक्शन अगर आप देखोगे तो लेसर देन जीरो, मतलब कि टी की वैल्यू अगर टाइम, अगर हम फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वैल्यू जो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर यही समझ में आ रहा है। इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड जो ए है एक्चुअली में क्या बता रहा है, ए इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहीं पर अगर मैग्नीट्यूड अगर आपका 1 हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं फिर यूनिट स्टेप सिग्नल, दैट्स इट। ए अगर 1 हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे यूनिट स्टेप, तो ए अगर 1 हो गया दैट इज यूनिट स्टेप, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका ये क्या है एक्चुअली में, यूनिट स्टेप सिग्नल 0। तो इसके इस साइड अगर आप देखोगे ये जो वैल्यू है दैट इज 0, फिर अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्नल में ट्रांजिशन हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब इस साइड अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑफ सिचुएशन, दिस इज ऑन सिचुएशन, राइट। पर अचानक से ऑफ से अचानक अगर ऑन होता है तो सिस्टम में क्या चेंज आते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है, राइट। तो इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली में यूनिट स्टेप सिग्नल जो है एक्चुअली में यूज किया जाता है, राइट। अब इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर देखेंगे तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप देखेंगे तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर सिग्नल सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो होता है 1/s, राइट, जिसको हम लोग यूज करेंगे आगे चल के मैथमेटिक्स में, मतलब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम में जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, वो सबकी एनालिसिस हम ये सब सिग्नल्स की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमको सिग्नल जो कंसीडर करना है वो करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल, ठीक है। तो उसी को कंसीडर करके हमको एनालिसिस करनी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट सिग्नल जो है आपको कौन सा है, रैम्प सिग्नल। रैम्प सिग्नल का देखो नेचर कैसा होता है। रैम्प सिग्नल का मतलब है कि अगर आपका इनपुट अगर बढ़ता जा रहा है तो आपका आउटपुट भी लीनियरली उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये देखो बाइक में अगर आप देखोगे तो बाइक में अगर आपकी स्पीड, अगर आपने एक कांस्टेंट स्पीड पर अगर रखा हुआ है, एक्सेलरेशन आपने 0 करके रखा हुआ है, लेकिन आपने एक्सेलेटर लेके रखा है, लेकिन आपका एक्सेलेटर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आपने एक्सेलेटर अगर कांस्टेंट लेके रखा हुआ है तो फ्यूल का इंजेक्शन होते जा रहा है और स्पीड आपकी कॉन्स्टेंटली मेंटेन है, यानी कि इनपुट के हिसाब से आपका आउटपुट जो है वो भी मेंटेन्ड है, सेम पेस पर चल रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, राइट, विदाउट एक्सेलरेटिंग द बाइक। तो उसी तरीके से रैम्प सिग्नल जो होता है एक्चुअली में से ये चेक किया जाता है कि अगर इनपुट और आउटपुट का रिलेशन ऐसा है सिग्नल में कि अगर इनपुट के साथ अगर आउटपुट अगर इंक्रीज करते जा रहा है तो कितने टाइम तक वो इंक्रीज करते रहेगा, कब तक वो इंक्रीज करते रहेगा। एक पर्टिकुलर टाइम तो आएगा जहां पर उसका ब्रेकडाउन होगा, जब वहां पर जाके फेल हो जाएगा। तो हमें इस सिग्नल से ये पता चलता है एक्चुअली में, अगर आप इसको देखोगे तो इसका नेचर जो है वेलोसिटी की तरह है, वेलोसिटी, यानी कि इनपुट के साथ आउटपुट का जो रिलेशन रहता है कैसा, लीनियर रिलेशन रहता है। तो इस सिग्नल से आपको ये पता चलेगा कि कितने पर्टिकुलर टाइम तक आपका सिस्टम जो सस्टेन कर सकता है। इनपुट के साथ अगर आउटपुट अगर आपका इंक्रीज करते जा रहा है लीनियरली तो कब तक करेगा, राइट। तो आपको इससे ये समझ में आएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसका देखेंगे तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एफ टी इज इक्वल टू, ये होता है आपका, वैसे आर टी होता है, आर टी, और आर टी को ही लिखा जाता है टी यू टी, यानी कि ये वैल्यू आपकी तब होगी जब टी इज ग्रेटर देन 0 और 0 होगा टी लेसर देन 0। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो ग्राफिकल आपका इस तरीके से होता है। अभी जैसे जो मैंने बताया यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू अगर आप देखेंगे टाइम जब बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आपका इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम के प्रोपोर्शनली यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंट है, अगर टाइम के साथ अगर वैल्यू अगर इंक्रीज होते जा रही है
तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाए, ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाए। अगर टाइम को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, अगर हमें ये पता है कि हमारा इनपुट जो है इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि अगर आपने ये इनपुट अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अगर आपने अप्लाई किया है और आपने चेक किया कि वो जब किसी सिस्टम से, किसी भी कंट्रोल सिस्टम से जब पास हुआ, तो वहां पर जब आउटपुट जब चेक किया गया, आपने जब ये इनपुट दिया, राइट, तो टाइम के हिसाब से जिस तरीके से हमारा इनपुट यहां पर इंक्रीज कर रहा था, तो यहां पर जो आपका आउटपुट यहां पर जनरेट हुआ, आउटपुट, और वो आउटपुट अगर आपका इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, सपोज मैं यहां पर ये वाला लाइन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि यहां पर मैंने इसको डॉटेड कर दिया, ये आपका इनपुट है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या कर रहा है कि ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप अगर यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक गैप तो जरूर आ ही रहा है, ठीक है। इस गैप का रीजन कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो एक्चुअली में जो आपने इनपुट यहां पर फॉलो, आपने वहां पर अप्लाई किया, आपने जो इनपुट वहां पर अप्लाई किया उसके हिसाब से सेम पैटर्न में आपका आउटपुट वहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर कुछ एरर जनरेट हो रहा है, जिसको हम लोग आगे चल के कैलकुलेट भी करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर जिसको बोलते हैं, राइट। तो यहां पर अगर सेम पैटर्न अगर इनपुट अगर को फॉलो नहीं कर रहा है, वहां पर ट्रांजिशन ऐसा हो रहा है कि वहां पर आउटपुट में काफी ज्यादा एरर है, राइट। तो इस एरर के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कंपोनेंट्स उसमें बहुत तरीके की होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। इंडक्टर वैसे ही आपका क्या होता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, तो उसमें डिले होता है, कैपेसिटर में भी डिले होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पर जो सिग्नल्स का है वो डिले वहां पर लाजमी है, जिसको हम लोग डिले भी आगे चल के स्टडी करते हैं कि डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अगर बात करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर यहाँ पर आप देखेंगे आरटी का, तो आरटी मतलब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर है क्या, टी यू टी, ये हो जाएगा आपका टी का जो एक्चुअली में लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, अगर आपको फॉर्मूला अगर याद हो, टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है टी की पावर एन का, वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक्चुअली में आपका है टी की पावर एन, एन मतलब आपका है वन, तो यहाँ पर हो जाएगा वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर वन प्लस वन, मतलब कि वन अपॉन एस स्क्वायर। तो आर टी का जो लाप्लास है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में है क्या, वन अपॉन एस स्क्वायर, जिसका हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। जो हमारा एनालिसिस है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, उसमें हम लोग रैम्प सिग्नल पर भी चेक करेंगे कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई वो इंपॉर्टेंट है, चारों सिग्नल यहाँ पर इंपॉर्टेंट। पैराबोलिक सिग्नल को समझने का सबसे अच्छा सा तरीका ये है कि अगर आपको मैं बताऊं कि जो बाइक है, बाइक का एग्जांपल जो है ना काफी रिलेटेबल लगता है, इसलिए मैं बार बार बाइक का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम सब लोग बाइक से अवेयर है, हम सब लोग को पता है कि बाइक एक्चुअली में होता क्या है। बाइक में आपका पास एक है फ्यूल, आपका है वो आपका है पेट्रोल, राइट। और पेट्रोल से अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, स्पीड, ठीक है। पेट्रोल मतलब फ्यूल, फ्यूल यहाँ पर फ्यूल का जब इंजेक्शन हो रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीड हमें मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब आपकी बाइक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जब आपकी बाइक जब फर्स्ट गियर में रहती है तो ऐसा तो नहीं कि हम एक्सीलेटर को एकदम फुल लेके रखते हैं, हम वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एक्सीलेटर लेके रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट गियर में अगर हम अननेसेसरी अगर आप एक्सीलेटर को अगर आप ज़्यादा अगर ट्विस्ट करोगे तो अननेसेसरी नॉइस ज़्यादा होगी, आउटपुट आपको कम मिलेगा, करेक्ट। उसी हिसाब से जब बाइक में जब गियर्स को जब शिफ्ट किया जाता है, आगे चल के जब फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ गियर तक जब आप लगा दोगे, यहाँ पर लास्ट टॉप गियर जो है, जब आप वहाँ पर उसको स्विच करोगे, शिफ्ट करोगे गियर को, तब आप एक्सेलेरेटर को आप फुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि जो एक्सेलरेटर है उसका एक्चुअली में रिलेशन है गियर से, कि गियर जितना रहेगा उसके हिसाब से अगर एक्सेलरेटर लोगे तो आपको उसी के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनली वहां पर आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो और अननेसेसरी खूब गियर वहां पर एक्सेलरेटर लिए पड़े हो तो वहां पर स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड वहां पर नहीं बढ़ेगी। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जब भी हम करते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वहां पर फ्यूल इंजेक्शन जो है वो और फास्ट हो जाता है। फ्यूल इंजेक्शन जितना ज़्यादा फास्ट होगा स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, राइट। गाड़ी का पेस जो है, जो स्पीड है उतनी ही इंक्रीज करती जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन में हमको पता है कि यहाँ पर जो स्पीड होती है अब नॉर्मल बढ़ती है, राइट। यानी कि वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी भी तो एक कांस्टेंट पेस पर चलती है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है कि बढ़ती जाती है स्पीड। अभी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30, 40, 60, 70, इस तरीके से स्पीड बढ़ती जाती है। जिस तरह से आप एक्सेलरेटर लेंगे उस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर पैराबोलिक सिग्नल में इसका जो नेचर है ठीक इसी तरीके से, पैराबोलिक नेचर का सिग्नल। तो हमें एक ऐसा सिग्नल देना है सिस्टम को, जो सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, उसकी एक्सेलरेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, राइट। तो हमें एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अप्लाई करना है जो कि इस पर्टिकुलर टेस्ट को सक्सेसफुल कर सके। तो पैराबोलिक सिग्नल का अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है
पी टी, जिसको पी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पी टी होता कितना है, दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 एंड यू टी, और ये होता है टी इज ग्रेटर देन 0 पर, और 0 होता है टी इज अदरवाइज। तो इसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखोगे तो ग्राफिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, टी 0 एंड दिस इज लाइक दिस pt, मतलब ये जो ग्राफ है इस तरीके से इंक्रीज करता है पैराबोलिकली, अब नॉर्मल वहां पर बढ़ता जाता है, राइट। अब इसी का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ pt, तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका कैलकुलेट करना है, टी स्क्वायर अपॉन 2 का, टी स्क्वायर अपॉन 2। अभी जस्ट मैंने जो फॉर्मूला बताया यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आपका जो n है वो कितना है, देखो 2, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू है आपका 2, कांस्टेंट आपके पास है 1/2। तो अगर आप जब यहाँ पर लाप्लास इसका कैलकुलेट करोगे तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1/2, आपको बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर बाई 2 का n फैक्टोरियल, n ऊपर रहेगा मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s की पावर n की वैल्यू कितनी 2, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। क्या होता है 2 फैक्टोरियल मतलब 2.1, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बचेगा ऊपर 1, तो एक्चुअली में आपको कितना आएगा क्यूब। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो लाप्लास जो पीटी का लाप्लास है पैराबोलिक इनपुट का वो कितना है 1/s क्यूब, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके ही हम सिस्टम को एनालाइज करेंगे, राइट। अलग अलग पोल्स की जीरोस की वैल्यूज रख के वहां पर चेक करेंगे कि वहां पर एक्चुअली में सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको समराइज करूँ, जितने हमारे पास सिग्नल्स है उसको मैं एक पेज पर यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 टाइप के सिग्नल यहाँ पर मैंने आपको बताया। इंपल्स सिग्नल जो है एक्चुअली में है क्या आपका डेल्टी, स्टेप सिग्नल आपका क्या है यहाँ पर यूटी, और आप रैम्प सिग्नल आपका क्या है आरटी, ठीक, और पैराबोलिक सिग्नल आपका क्या है पीटी। पहले वाले का जो एक्चुअली में यूज है वो क्या है मैंने भी बताया स्टेबिलिटी एनालिसिस में, स्टेबिलिटी एनालिसिस में, ठीक। सेकंड जो सिग्नल है उसका एक्चुअली में यूज है आपका पोजीशन ट्रैकिंग में, पोजीशन ट्रैकिंग। ये है आपका वेलोसिटी ट्रैकिंग, जैसा जिसका नेचर वैसा उसका टेस्ट। ये आपका एक्सेलरेशन ट्रैकिंग, सिस्टम को अलग अलग सिचुएशंस में यहां पर टेस्ट करना यूजिंग डिफरेंट सिग्नल्स। और ये जो चारों सिग्नल्स हैं आपके, ये चारों सिग्नल्स हैं आपके टाइम डोमेन एनालिसिस में, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। और यहाँ पर आपके पास फिफ्थ सिग्नल है साइनोसॉइडल सिग्नल, जिसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में। तो एक्चुअली आपके पास 5 सिग्नल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्चुअली यूज होता है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में, यानी कि टीआरए में। और आपका जो फिफ्थ सिग्नल है वो किस में यूज होता है साइनोसॉइडल, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में, क्योंकि वहां पर हमको ऐसा सिग्नल चाहिए जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो, राइट। तो यहाँ पर जो फिफ्थ सिग्नल हमको वहां पर वही यूज करते हैं। तो ये सारे सिग्नल जो है इसका एजेंडा, इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव सब सेम है कि अलग अलग इनपुट पर बस हम ये चेक करना चाहते हैं कि वहां पर जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है, राइट। बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमको इस तरीके से समझने का, ठीक है। तो सिस्टम की मॉडलिंग हो गई, सिस्टम का मॉडल हमने बना लिया, ट्रांसफर फंक्शन हमने उसका कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट यूनिट में। अब सेकंड सिस्टम में सेकंड यूनिट जो है आपका, उसमें आप एनालिसिस करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। इसमें से जो 2 यूनिट्स आपकी हैं वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है किस पे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पर ही है। उसके बाद आपकी बाकी की जो चैप्टर्स हैं, 4th चैप्टर, उसमें आपको क्या करना है, आपको उसी का एनालिसिस करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना है। फिर लास्ट चैप्टर में जब सारी एनालिसिस हो गई तब उसको डिजाइन करना है, यानी कि कंट्रोलर्स और पीआईडी पीडी, आपने प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव, ये सब क्या है कंट्रोलर्स। दिस आर द डिजाइन कॉन्सेप्ट्स कि हम अब सारे टेस्ट हमने कर लिया है, तो जाहिर सी बात अब डिजाइन करेंगे ना, तो लास्ट में जाके फिर उसके बाद इसको डिजाइन करते हैं। तो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमको ये सब सारी चीजें समझनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी और भी तरीके का इसमें कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।